नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर उपस्थित हुआ हूं। ये भी उसी वक्त की है जब मैं डीआईजी रेंज बरेली था। आज का जनपद है बरेली और थाना है फतेहगंज पश्चिमी। वाकया 29 मार्च 2020 का है। सवेरे के कोई 5 बजे वाहिद सन ऑफ वाहिद जो माधोपुर माफी इस्लाम नगर का रहने वाला था, उसने थाने पर एक लिखित सूचना दी। प्रभारी निरीक्षक यानी एसएचओ चंद्रकिरण थाने पर मौजूद थे। उसने बताया कि मेरी 8 साल की बच्ची जिसका नाम रिजा, ये नाम मैंने बदल दिया है, वरना बच्चों के नाम में जो प्यारे से नाम होते हैं उस तरह का नाम था। 8 साल की मेरी बेटी रिजा शाम को 28 मार्च को करीबन 4 बजे गांव के ही अलाउद्दीन सन ऑफ तोले के साथ जंगल की तरफ जाती हुई देखी गई थी। जब वो वापस नहीं आई तो मैंने उसकी बहुत तलाश की। बहुत तलाश करने के बाद मुझे ये पता लगा कि मेरी बेटी की लाश गांव के ही शहादत सन ऑफ जहूर के बाथरूम में पड़ी हुई है। मौके पर यह लाश अभी भी पड़ी हुई है। मेरी एफआईआर लिखी जाए और फौरन मौके पर चलकर कातिल को पकड़ा जाए, ऐसा वाहिद ने थाने पर बताया। घटना संगीन थी, इंपॉर्टेंट थी, इसके रिपरकशन हो सकते थे। चंद्रकिरण ने फौरन उस तहरीर पर एफआईआर करने के आदेश कर दिए। क्राइम नंबर 83/20 धारा 302 बनाम अज्ञात बइश्तवा अलाउद्दीन और शहादत। उसने नाम नहीं लिखाया, उसने शंका लिखाई। बइश्तवा यानी उसे शक है कि इन दोनों में से किसी ने, वो लेके गया था और इसके बाथरूम में पाई गई बॉडी, तो इन दोनों में से कोई हो सकता है। मुकदमा लिखा गया। इधर वो तहरीर पर मुकदमा लिख रहे थे, उधर इंस्पेक्टर सवेरे सवेरे 5:30 बजे ही मौके के लिए रवाना हो गए। पूरी टीम लेकर गए और सभी संबंधित को कंट्रोल रूम के माध्यम से खबर भी की कि गंभीर घटना प्रतीत होती है, इसलिए सभी लोग मौके पर पहुंचे। मौके पर चंद्रकिरण ने देखा कि उसका जो शव है, वो जो आजकल गांव में हर व्यक्ति के घर के बाहर एक छोटा सा शौचालय बनाया गया है, शहादत के घर के पास भी वो शौचालय बना हुआ था। बच्ची की लाश उसी में पड़ी हुई थी। बच्ची की लाश पे कपड़े नहीं थे। साफ लग रहा था इसे गला दबा के मारा गया है। उसके साथ साथ ये भी स्पष्ट हो रहा था, दूर से ही देखने में सही, इंस्पेक्टर ने जो अपने ऑफिसर्स को ब्रीफ किया कि साहब बच्ची के साथ क्रूरतम बलात्कार भी हुआ है। इसलिए फॉरेंसिक वालों को भी और बाकी लोगों को भी महिला पुलिसकर्मियों के कंपोनेंट के साथ भेजा जाए। मुख्यालय से फील्ड यूनिट आ गई, डॉग स्क्वाड आ गया, सर्विलांस वाले आ गए, क्राइम ब्रांच वाले आ गए। फतेहगंज पश्चिमी बरेली के अंतिम छोर का थाना है। महिला आरक्षी जो आई थी उसने मृतका के फोटो वीडियो सब वहां से ले लिए, लेकिन आश्चर्य की बात थी कि वहां पर बाथरूम के फर्श में, शौचालय के फर्श पर किसी तरह का कोई ब्लीडिंग नहीं थी। चंद्रकिरण, उनके सहयोगियों, फॉरेंसिक से आई हुई इस महिला कांस्टेबल, इन सब लोगों का यह मानना था कि यह घटना स्थल नहीं हो सकता,
घटना कहीं और हुई है और बच्ची की लाश को यहां लाकर डाल दिया गया है। इसी बीच डॉग स्क्वाड भी आया। डॉग स्क्वाड से हैंडलर ने घटना के आसपास आसपास स्मेल उसकी लेने की कोशिश की, लेकिन वो वहां से निकलता था, बाहर खड़े हुए लड़की के बाप यानी वादी मुकदमा के आसपास चक्कर लगाने लगता था और इशारा भी करता था। हैंडलर से पूछा गया कि क्या इसके बाप की यानी वादी मुकदमा की संलिप्तता है। हैंडलर ने बताया कि साहब इसकी संभावना बहुत कम है। ये इसके पास बार बार इसलिए जा रहा है कि ये संभवतः कई बार बच्ची के पास आया होगा, लोगों से पूछताछ की होगी, लोगों को लाके दिखाया होगा और यहीं से चल के फिर थाने पर गया होगा। बात आई गई हो गई। बाकी लोगों के चक्कर में डॉग स्क्वाड को परेड भी कराई गई। शहादत भी अपने घर में मौजूद थे, उनको भी बुलाया गया। अलाउद्दीन भी अपने घर पे मौजूद था, उसको भी बुलाया गया। परेड में डॉग स्क्वाड ने, मतलब डॉग स्क्वाड के डॉग ने, स्नाइपर डॉग ने किसी की तरफ वो गया नहीं, यानी प्राइमा फेसी उन दोनों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं प्रतीत हो रहा था। बाकी कोई फिजिकल एविडेंस मौके पर मिली नहीं। उसका कारण यह था कि वो घटनास्थल था ही नहीं। इसी बीच सर्विलांस वाले भी आ गए। वादी मुकदमा बार बार यही बात बताता रहा कि साहब ये अलाउद्दीन के साथ जंगल की तरफ 3:30 बजे दिन में जाती हुई दिखी थी और बॉडी इसकी शहादत के उस शौचालय में पड़ी हुई मिली थी। उन दोनों को थाने भेज दिया गया। उन दोनों के नंबर, बाकी सारे लोगों के नंबर जो संभावित हो सकते हैं, अगल बगल के, घना गांव था, बस्ती थी, सारे नंबर लेकर क्राइम ब्रांच भी वहां से चली गई। दिन का वक्त था, पंचायतनामा भरा गया। महिला सब इंस्पेक्टर ने उसका पंचनामा भरा। बच्ची का चोटों के स्पष्ट विवरण जो नंगी आंखों से दिखाई दे रहे थे, उनका इंदराज पंचायतनामा में किया गया। बॉडी सील कर दी गई और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बड़ी संख्या में फोर्स भी वहां पर तैनात की गई। मैं बार बार बताता हूं कि छोटे बच्चे के साथ हुए किसी हादसे में भीड़ अपने आप को बच्चे से एसोसिएट कर लेती है, और भीड़ जब इकट्ठा होती है तो वो कब कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न कर दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। छोटी सी अफवाह पता नहीं क्या क्या करा देती है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस में। पोस्टमार्टम के लिए दोपहर बाद बॉडी पहुंच गई। लेडी डॉक्टर अनुपमा कटियार ने बाकी 2 सहयोगी डॉक्टरों के साथ वीडियो कैमरे में पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू की। शाम को पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी थाने पर आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट था कि कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू एस्फिक्सिया एज ए रिजल्ट एस्फिक्सिया एंड एंटीमॉर्टम इंजरीज एज ए रिजल्ट ऑफ थ्रॉटलिंग। स्पष्ट अभिमत था पैनल ऑफ डॉक्टर्स का कि बच्चे के साथ क्रूरतम बलात्कार हुआ है। वो शब्द क्रूरतम तो नहीं लिखते, लेकिन जो चोटों का विवरण है उससे हम आप या कोई भी व्यक्ति अंदाज लगा सकता है कि क्रूरतम बलात्कार हुआ है। उससे संबंधित चोटों का भी स्पष्ट विवरण पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंकित है। इसके साथ ही साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी अंकित है कि स्लाइड्स अलग अलग पार्ट से बनाई गई हैं। स्लाइड्स बनाने का पर्पस होता है कि क्या इसमें ह्यूमन स्पर्म मौजूद है कि नहीं है। कोर्ट्स में जब डिफेंस का लॉयर चिल्लाने लगता है तो उनमें एक चीज ये भी है कि साहब क्या सबूत है कि ये जो आई हुई चोटें हैं ये बलात्कार के कारण हुई हैं। इसलिए स्लाइड हमेशा स्वैब लेकर और स्लाइड्स भेजी जाती हैं
ताकि ये साबित हो सके कि क्या उसमें ह्यूमन स्पर्म था कि नहीं था। इसलिए वो स्लाइड भी बनाई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे ही आई, अभी तक जो मुकदमा सिर्फ 302 में लिखा हुआ था, उसमें 201 यानी साक्ष्यों को, हत्या के साक्ष्यों को मिटाना, छिपाना या उसमें उसको खुर्द मुर्द करना। उसके साथ साथ 5/6 पॉक्सो एक्ट की भी धारा बढ़ाई गई। 376 के जो नए बहुत ढेर सारे उसमें अमेंडमेंट्स हुए हैं, 376 ए बी भी उसमें लगाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर 302 के अलावा ये सब धाराएं उस क्राइम में लगाई गई। इंस्पेक्टर चंद्रकिरण को इसकी जांच यानी विवेचना का आदेश किया गया कि क्रूरतम जघन्यतम अपराध है, इसकी विवेचना स्वयं एसएचओ करेंगे। एसएचओ ने विवेचना शुरू की, घर वालों के, परिवार वालों के बयान लेने शुरू किए। पहली बात तो शहादत ने, जिसके यहां ये बॉडी मिली थी बच्ची की, शव जिसके शौचालय में प्राप्त हुआ था। शौचालय ही आप उससे कंफ्यूज न करें, घर के भीतर वाला। आज की तारीख में गांव में प्रत्येक स्वच्छ भारत योजना के तहत प्रत्येक घर के बाहर एक आपको शौचालय बना हुआ मिलेगा, जो ग्राम पंचायतों की सहायता से प्रत्येक व्यक्ति को एक एक बनवा कर वहाँ दिया गया है, ताकि महिलाएं, बच्चियाँ, आदमी भी उन्हें बाहर न जाना हो। तमाम क्राइम के और तमाम केसेस सुबह या शाम को बच्चियों के या महिलाओं के बाहर जाने से संबंधित भी हैं। तो बाहर घर के बना हुआ, इसके वादी के घर के बगल उनका घर शहादत का, और वहीं पर ये शौचालय बना हुआ, वहीं पर बॉडी मिली थी। शहादत का बयान लिया गया। इस बीच में जब से शहादत को ये जानकारी हुई कि हमारे शौचालय में, हमारे घर के सामने बने शौचालय में इसकी बॉडी मिली है, उन्होंने भी अपने स्तर से पूछताछ की। 2 गवाह उन्होंने इंस्पेक्टर साहब के सामने प्रस्तुत किए और ये कहा दोनों गवाहों ने कि मैं उस वक्त यहां से यहां जा रहा था और बच्ची को गोद में लेकर वादी स्वयं बाथरूम में जा रहा था, ऐसा मैंने देखा। पुलिस के मन में डाउट क्रिएट हो गया। फॉरेंसिक एविडेंस और बाकी एविडेंस भी ये इशारा कर रहे थे कि यहां इसके साथ ये हत्या या ये वारदात नहीं हुई है, कहीं और हुई है। और 2 गवाहों ने ये बताया कि ये वहां से, और उन्होंने ले जाते हुए बाथरूम में देखा था, ये स्वयं रख के आया था। उसको तलाशा गया उस समय कि भाई इनसे कन्फ्रंट करा दें, सब लोगों के सामने ये बात हो जाए कि जो ये कह रहे हैं वो सही है कि गलत है, ताकि विवेचना की दिशा आगे बढ़ाई जा सके। लेकिन वो उस समय गांव में मौजूद नहीं मिला। लोगों ने बताया कि थाने पर सूचना देने के बाद वो आया ही नहीं। बात कुछ अटपटी सी लग रही थी, लेकिन ये हुआ कि कोई बात नहीं, इनसे हम बात करेंगे। इसी बीच में सर्विलांस यूनिट से रिपोर्ट भी आ गई। जिन 2 लोगों को, अलाउद्दीन और शहादत को बइश्तबा बताया गया था एफआईआर में, जिन पर शंका व्यक्त की थी वादी मुकदमा ने, उन दोनों की लोकेशन घटना के समय वहां नहीं पाई गई। सर्विलांस के हिसाब से उन दोनों की कोई संलिप्तता इस अपराध में नहीं थी। अब सिर्फ एक बात बच रही थी कि लड़की की बॉडी यहां कैसे आई और ये क्राइम कहां किया गया। और 2 गवाह इस बात के गांव के सामने गवाही दे रहे थे कि साहब वादी मुकदमा यानी मृतका के पिता यानी वाहिद ने स्वयं उस लड़की को, वो जिंदा थी कि मुर्दा थी ये नहीं पता, लाके इस बाथरूम में रखा था।
वहाँ पर विवेचना के जो की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जैसे नक्शा नज़री का बनाना, गवाहों के बयान नोट करना, दो चश्मदीद हो गए उनके बयान भी नोट करना। हालांकि वो अपराध के चश्मदीद नहीं थे, समयी साक्ष्य थे, अंदाज लगाने वाले साक्ष्य एविडेंस थे। लेकिन सारी इंक्वायरी कंप्लीट करके पुलिस फोर्स को वहां रोका गया कि आप वाहिद यानी वादी मुकदमा को लेकर थाने पर आइए। थोड़ी देर में वादी मुकदमा यानी मृतका के पिता यानी वाहिद थाने पर लाए गए। पुलिस ने उनसे पहले हल्की फुल्की पूछताछ शुरू की। वाहिद थाने में ही उखड़ गया कि ये क्या तमाशा है, मेरी ही बेटी के साथ बलात्कार हुआ, हत्या हुई, आप मुझसे उसके बारे में मुझ पे शक कर रहे हैं, मुझसे उसके बारे में पूछ रहे हैं। आपने अलाउद्दीन और शहादत को क्यों छोड़ दिया? अलाउद्दीन ले गया था, उसने मार दिया था, शहादत से बात करके उसने बाथरूम में उसको बंद कर दिया था कि कभी मौका मिलके इसे वहां से निकाल कर मिला तो वहां से निकाल कर इसे गाड़ देंगे। खैर, पुलिस के सामने और कोई रास्ता नहीं था सिवा वाहिद को ग्रिल करने के। वाहिद को ग्रिल किया जाने लगा। कई चीजें उससे पूछी गई जिसका वो जवाब नहीं दे पाया, जैसे मुकदमा कायम कराने के बाद तुम मौके पर कैसे नहीं पहुंचे, क्यों नहीं पहुंचे? तुम्हारी बेटी की डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, लाश बाथरूम में तुम देख के आए थे, पुलिस के साथ तुम्हें जाना चाहिए था, नहीं तो मौजूद रहना चाहिए था। फला फला लोगों ने तुम्हें बॉडी को उस शौचालय में ले जाते हुए देखा है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? वाहिद ने अलाउद्दीन और शहादत दोनों के खिलाफ कुछ आरोप लगा दिए कि साहब इनकी हमारे से रंजिश है, ये मुझसे जलते हैं, कारण भी बता दिए। लेकिन फिर जब बार बार पूछने पर इन्हीं बयानों में अंतर आने लगा तो फिर श्रेणीबद्ध पूछताछ मजबूरी थी और शुरू हो गई। धीरे धीरे उसकी श्रेणी बढ़ाई जाने लगी और जब वो अपने पीक पर पहुंच गई श्रेणीबद्ध पूछताछ, तो थोड़ी देर में अकल ठिकाने आ गई। वाहिद ने बताना शुरू किया। उसने कहा कि उस दिन मेरी पत्नी फरजाना रिश्तेदारी में कहीं गई थी, घर में मैं और मेरी बच्ची यही दोनों मौजूद थे। रिजा वो मेरे पास ही बैठकर खेल रही थी। मैं बहुत दिन से ये बात मेरी समझ में आ रही थी कि ये रिजा मेरी बेटी नहीं है, क्योंकि मेरी बीवी फरजाना बदचलन है। मेरी गैर मौजूदगी में बहुत से गैर मर्द उसके पास आते हैं। ये मेरी बच्ची है नहीं। और उसको खेलते देखते देखते मेरा शैतान जाग गया। मेरे दिमाग में आया कि इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा, आज इसको खत्म कर देते हैं, क्योंकि ये मेरी औलाद है ही नहीं। फिर ये भी मेरे दिमाग में आया कि जब खत्म ही करना है तो इसके साथ कुछ करना भी चाहिए। जैसे ही उसने अपनी इस छोटी सी बच्ची के साथ कुकर्म करना शुरू किया, वो चिल्लाने लगी। उसका मुंह दबा दिया। फिर गले से आवाज ना निकले उसके लिए गला दबा दिया। लेकिन वो कुकर्म करता रहा। कुकर्म करने के बाद उसने ये नोटिस किया
कि इसकी जान निकल गई है, इसकी मृत्यु हो गई है। उसने बताया कि मेरे दिमाग में आया कि अगर बॉडी यहीं पड़ी रही तो पुलिस हमको ही उठा कर ले जाएगी, मुझसे पूछताछ करेगी, मैं क्या बताऊंगा, कहां से आई, कौन डाल गया। मैंने चुपचाप रात में उसको आसपास 3 बार 4 बार देखा, कोई नहीं था। चुपचाप उसको उठा के शहादत के जो बाहर जो शौचालय बना हुआ था उसके भीतर रख दिया और उसके दरवाजे को भिड़ा दिया। फौरन घटना के समय जो उसने कपड़े पहन रखे थे वो ढूंढवा लिए गए, मिल गए। कपड़ों पे ब्लड स्टेन्स थे, पैंट में उसके सीमन के स्पष्ट निशान थे। बच्ची के चप्पल और कपड़े दोनों इसने छिपाकर रख दिए थे। पुलिस ने जब पूछताछ के दरमियान पूछा कपड़े कहाँ हैं, उसने ले जाकर बरामद कराए। कपड़ों पर भी रक्त के निशान और सीमन के रेमिनेंसेस मिल गए। इसके साथ वाहिद के जननांगों के बाल भी बच्ची के शरीर पर मिल गए, कपड़ों पर मिल गए। ये सारी वस्तुएं सील करके एफएसएल को जांच के लिए भेज दी गई। परसों करके जांच रिपोर्ट भी मंगाई गई। बच्ची के कपड़े के रक्त, वारदात के समय पहने गए वाहिद के कपड़े, ये सब इसमें ह्यूमन ब्लड सेम पाया गया। इसी तरह पोस्टमार्टम के समय ली गई स्लाइड के नमूने, वाहिद के कपड़ों पर पाए गए सीमन, बच्ची के कपड़ों पर पाए गए सीमन एक ही व्यक्ति के पाए गए। किसी को कोई शंका नहीं थी। 8 अप्रैल 2020 को वाहिद को गिरफ्तार कर लिया गया। पूरा गांव इकट्ठा होकर थाने पर आया। गांव वालों की यही डिमांड थी कि इसको हमें सौंप दीजिए। इसने मेरे गांव का नाम खराब किया, इसने परिवार का नाम खराब किया, इसने जो काम किया वो किस श्रेणी में है उसका वो जिक्र नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कहा इसे हमें दे दीजिए, हम इसे सजा देंगे। बड़ी मुश्किल से वरिष्ठ अधिकारी आए, वहां पर समझा बुझा के उसे वहां से जेल के लिए रवाना किया गया। वाहिद को जेल भेज दिया गया 8 अप्रैल को। उसके बाद ये एफएसएल की रिपोर्ट, जो बहुत अच्छे फॉरेंसिक एविडेंस थे, गवाहों के बयान, असली कत्ल के मौके की नक्शा नजरी, लाश जहां मिली थी उसकी नक्शा नजरी, ये सब सम्मिलित करके 22 अप्रैल 2020 को चार्जशीट नंबर 126/2020 अदालत में दाखिल कर दी गई। आज की घटना केवल इस शंका पर कि ये मेरी औलाद नहीं है और मेरी पत्नी फरजाना के गैर मर्दों से नाजायज संबंध है। 8 साल की बच्ची के साथ वीभत्स बलात्कार और फिर हत्या, और हत्या का अभियुक्त और कोई नहीं, बच्ची का पिता। सुनने में भी बड़ा अजीब लग रहा है, आपको भी सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह हुआ।
पूरे गांव ने बताया कि बच्ची की जब पैदाइश हुई थी तब वाहिद ने बड़ा फंक्शन किया था, बहुत से लोगों को खाना खिलाया था, बुलाया था। बाकी ईद में हमेशा नए कपड़े, उसकी पसंद के कपड़े लाकर उसको पहनाता था। रिश्तेदारियों में, शादी में अगर जाना हो तो वो बच्ची वाहिद यानी अपने बाप के साथ ही जाती थी, मां के साथ कम जाती थी। बच्ची का पूरा लाड़ प्यार जो अपनी बच्ची के लिए होता है वो वाहिद करता था। गांव वालों को कभी इस बात पे शंका नहीं हुई या कभी उसको ये कहते हुए नहीं सुना कि ये मेरी औलाद नहीं है। उसके किसी उसका जो व्यवहार था बच्ची के प्रति, उससे भी कभी नहीं लगा कि ये उसकी संतान नहीं है, ऐसा उसकी फीलिंग है, ऐसा वो सोच रहा है, वो भी कभी नहीं लगा। और मान लिया जाए कि वो उसकी बात सही है कि ये उसकी औलाद नहीं थी, नाजायज औलाद थी, पत्नी के दूसरों के संबंध बनने के कारण औलाद थी, लेकिन 8 साल से उसके पास रह रही थी पैदाइश के बाद से। 8 साल का वक्त बहुत लंबा होता है। 8 साल में तो लोग अपने पालतू जानवर, कुत्ते बिल्ली से प्यार करने लगते हैं, और इतना प्यार करते हैं कि उसको नुकसान पहुंचाने की कभी सोच भी नहीं सकते। उल्टा ये कि उनके कुत्ते बिल्ली या उनके पालतू जानवर को दूसरा कोई नुकसान पहुंचा दे तो उसकी जान लेने पर आमादा हो जाएंगे। और एक बाप ने सिर्फ इस शंका पर, जैसा उसने बताया, सारी बातें जैसी बताई, जैसे चेन एविडेंस के हिसाब से मिलती चली गई, कि मुझे हमेशा शक था कि ये मेरी औलाद नहीं है। उस 8 साल की फूल सी बच्ची के साथ इतना विभत्स बलात्कार, क्रूरतम बलात्कार, और उसके बाद उसकी हत्या कोई कैसे कर सकता है? और शायद न्यायालय इसी तरह के अपराधों को रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम की श्रेणी में रखते हैं, और रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम का इससे परफेक्ट कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता। रेयरेस्ट ऑफ रेयर। हमारा तो कानून, हमारी तो आईपीसी परमिट नहीं करती, वरना इस जघन्यतम, क्रूरतम, अमानवीय अपराध के लिए 100 फांसी के बराबर सजा वाहिद को मिलनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। न भूतो न भविष्यति, भविष्यति तो नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा हमने भी बहुत कम क्राइम देखा है जो इतना जघन्यतम, इतना क्रूरतम, रिश्तों का ऐसा कत्ल। लोग बच्चों को गोद ले लेते हैं, उनको ये भी नहीं पता होता कि ये किसके बच्चे हैं। कुछ लोग तो अपने परिवार के बच्चों को गोद लेते हैं, कुछ लोग अनाथालय से बच्चों को गोद लेते हैं, और उनसे इतना प्यार हो जाता है उनको। शादी ब्याह कभी कोई ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता कि ये इनका अपना जना हुआ बच्चा है या गोद लिया हुआ बच्चा है। और बच्ची का कम से कम मां तो वही थी, उसके साथ इतना क्रूरतम अपराध। ईश्वर करे ट्रायल के समय पब्लिक प्रोसिक्यूटर सभी सबूतों को अच्छे से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर पाए और इसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। अगर सहमत नहीं हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।